हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम नितेश पारिक, मैथ्स फैकल्टी एट विद्यालयम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 11th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर जो हम डोमेन और रेंज की स्टडी करते हैं, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की क्वायरीज आती है कि सर हम लोग डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग सीखते हैं कि किसी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फंक्शंस में हम लोग डोमेन और रेंज किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग अगर बात करें कोई भी फंक्शन, उसके लिए अगर इन दो टॉपिक्स की, जो डोमेन और रेंज होता है जो फंक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे एक वर्ड और आता है जिसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि तीनों फंक्शन से किस तरह से रिलेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डोमेन की, कोई भी फंक्शन अगर मुझे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैं इस x की जगह पे वैल्यूज पुट करता हूँ, x जिन जिन वैल्यूज को अलाउ कर रहा है यहाँ पे पुट करने के लिए, वो सारा जो भी मेरा इनपुट वैल्यूज होगा किसी भी फंक्शन के लिए, जो भी ऑल इनपुट वैल्यूज है जो x की जगह पे पुट की जा सकती है, वो सारा जो पार्ट होता है वो डोमेन का पार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे कुछ वैल्यूज रखूंगा, इनपुट दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे y के थ्रू आउटपुट मिलेगा कुछ ना कुछ। आउटपुट से मेरा मीनिंग है जो भी वैल्यूज y की आ रही है। तो जितनी भी वैल्यूज मुझे y की मिलेगी वो सारी किससे बिलोंग करेगी, वो सारी रेंज होगी। ठीक है, तो x की जगह जो वैल्यूज मैंने पुट की वो सारा डोमेन का पार्ट है, और y की जो भी वैल्यूज मुझे मिल रही है वो सारा रेंज का पार्ट है। मतलब ये फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता है, वो सारी वैल्यूज रेंज में आएगी। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज मैंने पुट की है, जो भी x की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ, वो सारा डोमेन का पार्ट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ किसी भी फंक्शन के लिए, अगर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बात की जाए, तो ग्राफ में जो भी x एक्सिस है उस पर जो जो वैल्यूज आ रही है वो सारा मेरा डोमेन का पार्ट होगा, और जो भी y एक्सिस है वो सारा मेरा पार्ट होगा किसका, रेंज का। बट अगर अब मैं बात करूं कि डोमेन और रेंज तो क्लियर है, बट ये को डोमेन क्या होता है, तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि फंक्शन कब कब डिफाइन होता है। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ एक फंक्शन है जो a टू b डिफाइन हो रहा है, तो मेरा जो फर्स्ट सेट होगा ऑल वैल्यूज़ का वो a को डिनोट करेगा, और जो सेकेंड वाला होगा वो सारा b को डिनोट करेगा। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ होती है, सपोजेटली a b c एंड d, और सेकेंड वाला जो पोर्शन है वहाँ पे x1 y1 z1 इस तरह से कुछ वैल्यूज आ रही है, तो अगर मैं इनका कनेक्शन करता हूँ, अगर ये इमेज शो करता है, जैसे यहाँ जब a सपोजेटली x1 से कनेक्ट हो रहा है, b z1 से कनेक्ट हो रहा है, c y1 से कनेक्ट हो रहा है, एंड ऑल्सो ये w1 है तो d w1 से कनेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं देखूँ जो फर्स्ट सेट आ रहा है, जितनी भी वैल्यूज इसमें आ रही है, ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये शो करता है ऑलवेज डोमेन को। क्यों? क्योंकि मैं जो x की जगह पे इनपुट दूंगा वो इसी वैल्यूज की दूंगा, इन्हीं वैल्यूज की दूंगा। तो ये सारा जो बॉक्स है, जितनी भी वैल्यूज इसमें आ रही है, ये सारा पार्ट है अपने डोमेन का। जो सेकंड बॉक्स आ रहा है मेरे पास, जैसे ही मैंने x का कोई आउटपुट रखा, सपोजेटली मैंने ये पुट किया, तो a किससे कनेक्ट हो रहा है, a का जो इमेज है वो x1 है। तो यहाँ पे मैं एक पेयर बना सकता हूँ, लाइक a, x1। सेकेंड b कनेक्ट हो रहा है z1 से, देन b, z1। थर्ड वन इज c, y1, एंड लास्ट वन इज d, w1। तो ये मेरे पास कुछ पेयर्स बने फॉर दिस फंक्शन। तो ये जो पेयरिंग मैंने की है, यहाँ पे जितने भी ये फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं a b c d, जो फर्स्ट बॉक्स का पार्ट है वो सारा डोमेन का पार्ट होगा। जैसे ही मैंने जो वैल्यू रखी, जो मुझे इमेजेस मिली, जो मुझे y का आउटपुट मिला, वो मिल रहा है x1 y1 z1 एंड w1, वो सारा रेंज का पार्ट होगा, ये सेकेंडरी एलिमेंट्स। अब अगर मैं बात करूँ को डोमेन की, तो ये जो पूरा सेकंड बॉक्स होगा, कोई भी फंक्शन जब a टू b में डिफाइन होता है, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है जहाँ पे वो डिफाइन हो रहा है, ये पूरा जो होता है, ये ऑल सेट ऑफ वैल्यूज, इसको बोला जाता है को डोमेन। तो अब किसी के मन में अगर ये डाउट हो कि सर इस क्वेश्चन के लिए रेंज और को डोमेन, तो इस जो मैंने अभी डायग्राम क्रिएट किया है, इस डायग्राम के लिए इस फंक्शन की रेंज और को डोमेन बिल्कुल सेम है, क्योंकि को डोमेन में भी कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, x1 y1 z1 एंड w1। और अगर इधर मैं देखूं तो यहाँ पे भी अपने पास x1 z1 y1 एंड w1 आ रहे हैं। तो फॉर दिस फंक्शन को डोमेन और रेंज जो है वो इस फंक्शन की सेम है, और डोमेन में जो वैल्यूज होगी वो सारी होगी ABCD। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हो कि मैं पेयरिंग अगर करता हूँ, अगर मैं एक पेयर को यहाँ से रिमूव कर दूँ, हो सकता है कल को x1 y1 और z1 ही कनेक्ट हुआ सिर्फ किसी वैल्यूज से, तो वो इसकी रेंज का पार्ट होगा x1 y1 एंड z1। बट w1 नहीं कनेक्ट हो पाया, तो w1 को डोमेन का पार्ट तो रहेगा, बट वो रेंज का पार्ट नहीं हो पाएगा। तो उस केस में इस फंक्शन के लिए जो को डोमेन और रेंज होगी वो दोनों क्या होगी, इक्वल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वैल्यूज मुझे आउटपुट की फॉर्म में मिल रही है वो सारा रेंज को डिफाइन कर रहा है, और जो सेकेंडरी बॉक्स है उसकी जितनी भी वैल्यूज है, ऑल वैल्यूज, वो सारा को डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्लियर है सबको? ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसके बाद की वैल्यू, अगर मैं कोई और डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करूँ, जैसे सपोजेटली मैंने ये बनाया,
और यहाँ पे अगर आ रहा है A, B, C, and D, यहाँ पे भी मेरे पास कुछ इसी तरह से वैल्यूज है लाइक x1, y1, z1 एंड w1। अगर कनेक्शन इस तरह से हुए, A x1 से कनेक्ट हो रहा है, C y1 से कनेक्ट हो रहा है, B z1 से कनेक्ट हो रहा है, और अगर B ही मेरा w1 से कनेक्ट हो रहा है, क्या इस केस में तुम लोग डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हो? अगर कोई मुझसे बोले कि सर इसकी डोमेन तो ABCD है और इसकी जो रेंज आ रही है वो ये है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ना। अगर मैं इस केस की बात करूँ तो ये हो गया अपने पास नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक्स पे चला जाए तो बेसिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक फंक्शन की दो इमेजेस कभी भी नहीं बन सकती। एक फंक्शन मतलब एक एलिमेंट की, अगर मैं बात करूँ इस एलिमेंट की, तो B अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो Z1 से भी कनेक्ट हो रहा है और W1 से भी कनेक्ट हो रहा है। तो जब मैं इसकी पेयरिंग करूँगा तो ये होगा A, x1, सेकेंड वन इज B, Z1, नेक्स्ट वन इज B, W1 एंड ऑल्सो C, y1। बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो B Z1 से भी कनेक्ट हो रहा है, B W1 से भी कनेक्ट हो रहा है। तो इस केस में डोमेन और रेंज तो दूर की बात रही, ये जो शो करेगा ये एक फंक्शन ही नहीं होगा। क्लियर है? तो इससे रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन हो तो वो तुम्हें मिल सकता है। तो अगर अपने पास कोई फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट दो इमेजेस शो कर रहा हो, तो वो नॉट अ फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। बट अगर दो फंक्शन सेम इमेज रख रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंक्शन है। उस केस में हम लोग डोमेन, रेंज और को डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं। ये सबको क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब डोमेन को निकालने के लिए कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ फॉर डोमेन, तो डोमेन को डिफाइन करने के लिए मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ फॉर डोमेन, जैसे मुझे कोई भी फंक्शन मिला, सपोजेटली इस तरह का कोई फंक्शन मुझे मिल रहा है लाइक रूट ऑफ fx, तो अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं कौन सी मतलब मेथड को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर ये fx रूट के अंदर आ रहा है, तो हम लोग बचपन से एक बात सुन रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज आती है वो सारी वैल्यूज ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो हो सकती है नो डाउट। तो मैं इस fx को पिक करूंगा। फंक्शन का मतलब होता है, सॉरी डोमेन का मतलब होता है फंक्शन को डिफाइन करना। तो अगर मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो इस फंक्शन, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, इस फंक्शन को मैं पिक करूंगा और जस्ट पिक करने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज देगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे जो सेट ऑफ वैल्यूज आएगी वही इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो फंक्शन का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, ये है कि हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। डोमेन का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है कि हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद जो ये सेट ऑफ वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर रहा है वो सारा, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारा किसका पार्ट होगा, डोमेन का पार्ट होगा। नेक्स्ट वन, अगर कोई फंक्शन इस तरह से आ रहा है, जैसे लिखा है log ऑफ fx, तो log ऑफ fx की अगर मैं बात करूं तो हमने ये भी सुना है कि log के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। तो अगर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती, जीरो भी नहीं आ सकता, तो मैं इस fx को पिक करूंगा और जस्ट fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो इस पार्ट को डिफाइन करने के बाद जो वैल्यूज मिलेगी वो इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। गॉट इट? नेक्स्ट वन, इस तरह की कोई वैल्यूज आ रही है, सपोजेटली फंक्शन इस फॉर्म में है 1/fx। बेसिकली ये दो तीन ही फंक्शन है जो बार बार रिपीटेशन पे आते हैं। तो अगर तुम्हें इनको क्लैरिफाई करना आ रहा है, इनकी डोमेन निकालनी आ रही है, तो तुम्हारा क्वेश्चन कई हद तक सही हो सकता है। फर्स्ट वन इज रूट fx, हमने इसको डिफाइन किया। सेकंड वन इज log fx, हमने इसको भी डिफाइन किया। थर्ड जो आ रहा है वो इस तरह का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है। तो मैथ्स में हमेशा हम एक ही चीज से बचते हैं कि अपने पास इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो ये फंक्शन इन्फिनिटी कब बनाएगा, अगर किसी पार्ट का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसको इन्फिनिटी बनने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को पिक करके हम लोग नॉट इक्वल्स टू जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन डिफाइन हो जाएगी। जो वैल्यूज fx इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जैसे सपोजेटली यहाँ पे x-2 हो, मैंने बोला 1/x-2, इसकी डोमेन क्या होगी। तो ये मुझे थर्ड केस की तरह दिख रहा है जो डिनोमिनेटर पोर्शन में आ रहा है। तो मैंने x-2 को पिक किया और उसको नॉट इक्वल्स टू जीरो किया, तो मेरे पास जो वैल्यू मिली वो मिल रही है x इज नॉट इक्वल्स टू 2। इट मीन्स x जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। तो हमें पता है कि हम लोग जो पूरी नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो बैठा है, यहाँ पे इन्फिनिटी बैठा है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो जो पूरी नंबर लाइन होती है उसको हम r से डिनोट करते हैं। r से इन द सेंस रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को हम लोग लिखते हैं r। तो इसकी डोमेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, r-2। तो ये इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी कि ये जो x है, ये जो फंक्शन है, यहाँ पे x की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बस मैं 2 नहीं पुट कर सकता। तो इसका मीनिंग हो गया r-2 इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। गॉट इट? इस तरह से हम लोगों को डोमेन डिफाइन करनी है किसी भी फंक्शन की। फिर हम आते हैं रेंज पे। तो रेंज डिफाइन करने के लिए कोई स्पेसिफिक फंडा नहीं है भाई, रेंज हम बेसिक से भी डिफाइन कर सकते हैं।
या फिर हम फंक्शन को रिवर्स करके भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई फंक्शन मुझे y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में मिल रहा है तो मैं उसको x इक्वल्स टू एफ वाई में कन्वर्ट करके उसकी रेंज डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि जो काम पहले मैं x के लिए कर रहा था वो मुझे सेम काम किसके लिए करना पड़ेगा, y के लिए करना पड़ेगा। तो r-2 इस फंक्शन की डोमेन मिल रही है। एक चीज और, यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोजेटली यहाँ दो वैल्यूज होती, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ अपना सेट ब्रैकेट, क्योंकि सेट ब्रैकेट ही रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल वैल्यूज वहां से सब्ट्रैक्ट हो रही है। अगर मैं इनमें से ओपन या क्लोज कुछ यूज करता हूँ, इसका मतलब मैं सेट ऑफ वैल्यूज हटा रहा हूँ। तो ये गलती भी नहीं करनी है, जब मैं रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं सेट ब्रैकेट के साथ करूंगा कि सिर्फ ये इंडिविजुअल वैल्यूज जो है वो इसकी डोमेन का पार्ट नहीं है, बाकी सारा इसका डोमेन का पार्ट है। क्लियर है सबको ये? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ग्राफ बेस्ड है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये जो फंक्शन है देखो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स मुझसे इसके भी डाउट्स पूछ रहे थे कि इस तरह के फंक्शन का हम किस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसने क्या किया, इस फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बोल रहा है व्हेन x इज लेस देन 0 तो हमें 1 माइनस एक्स को यूज करना है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो हमें 1 को यूज करना है, और जब भी कभी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x इज ग्रेटर देन 0, तब हमें यूज करना है x प्लस 1 को। तो जैसे तुम लोग 10th क्लास में ग्राफ प्लॉट करते थे वैल्यूज के थ्रू, वैसे ही हम इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वरना बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं, ये तो श्योर है, देखो 0 पे मुझे 1 मिल रहा है, तो जैसे ही मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जाऊंगा तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी वहां पे ये 1 प्रोवाइड करेगा मुझे। ये कौन सा पॉइंट है? 0,1। नेक्स्ट, अगर मैं 1 माइनस एक्स की बात करूं तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ अगर किसी को याद है तो वो डायरेक्ट प्लॉट कर सकता है, वरना वो वैल्यूज को भी देख सकता है। 3 वैल्यूज इधर लेता हूं मैं, 3 वैल्यूज इधर जाता हूं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं वैल्यू, अगर मैं बात करूं एट x इज इक्वल्स टू 4 की, अगर x की वैल्यू मैं 4 रखता हूं तो पहले -4 की कर लेते हैं, पहले नेगेटिव वाले पोर्शन की। अगर मैं x की वैल्यू -4 रखता हूं, देखो पहले मैं नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहा हूं, मैंने रैंडम वैल्यू ली -4, तो अगर मैं यहाँ पे -4 पुट करूंगा तो कौन से फंक्शन को यूज करूंगा? फर्स्ट फंक्शन को, क्योंकि यही अलाउ कर रहा है x लेस देन 0 की वैल्यूज को। ये सब fx के इक्वल है, तो इस केस में मैं fx यूज कर रहा हूँ, कौन सा? 1 माइनस एक्स। तो जैसे ही मैं यहाँ -4 पुट करता हूँ तो जो मेरा fx आएगा, fx बोल दो, चाहे अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? f ऑफ -4। तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा? 5 देगा। इसका मतलब जो x -4 है यहाँ पे, वहाँ पे मुझे 5 मिल रही है इसकी वैल्यू। 5 का मीनिंग हो गया यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं -3 पे आऊँगा, देखो तो 4 देगा, तो वो यहाँ कहीं आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, -3 पुट करने पे कितना मिल रहा है मुझे? 4। -2 पे -2 पुट करने पे 3 मिलेगा। इस तरह से वैल्यूज चलती जाएगी। तो जैसे ही मैं इन सबको मैच करूंगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफ आया है ये मैंने किसके थ्रू बनाया है? 1 माइनस एक्स के थ्रू। 0 पे मेरा फंक्शन 1 था तो वो ऑलरेडी यहाँ पे पुट हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव वैल्यूज की, तो पॉजिटिव वैल्यूज को अलाउ कर रहा है ये वाला फंक्शन x प्लस 1। अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 लेता हूँ, वहां पे मैं x ग्रेटर देन 0 की वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। तो ग्रेटर देन 0 से मेरा मीनिंग है 1 से, तो जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 पे मुझे वापस से 2 मिलेगा, वो यहाँ कहीं होगा। अगेन 2 पे मुझे 3 मिलेगा, तो वो वापस से यही सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएगा। तो जब मैं इनको प्लॉट करूंगा तो इस तरह से ग्राफ बनता है। गॉट इट? तो कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है जिसको मैंने ब्रेक कर रखा है अलग अलग इंटरवल्स में, उसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हम डायरेक्ट वैल्यूज के थ्रू ले सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे। तुम इन पॉइंट्स को भी मार्क कर सकते हो ग्रेटर देन 1 के लिए ना, तो 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो इन सबको जैसे ही मैं मैच करता हूँ तो मेरा एक वी शेप ग्राफ क्रिएट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। और भी कोई ग्राफ हो तो उसको भी हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पे कभी अगर मॉडुलस का ग्राफ पूछा जाए तुम लोगों से, जो मॉड है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। मॉड एक्चुअल क्या होता है? अगर मैं मॉड को ब्रेक करना चाहूँ तो मॉडुलस फंक्शन, पहले तो तुम लोग ये चेक किया करो कि इस मॉड की वैल्यू 0 किसके ऊपर आ रही है। अगर x ग्रेटर देन 0 की बात करूंगा तो ग्रेटर देन 0 पे ये मॉड कैसे टूटेगा? पॉजिटिव की तरह। लेस देन 0 की अगर मैं बात करूं तो ये मॉड कैसे ब्रेक होगा? नेगेटिव की तरह। सपोजिटली मॉड इस फॉर्म में है x माइनस 1 ऑफ मॉड। इसको ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा इसको एट x इक्वल्स टू 1 पे, क्योंकि ये 1 पे 0 मिल रहा है ना मुझे। तो x ग्रेटर देन 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 से ग्रेटर माइनस ऑफ 1 ऑलवेज एक पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा, तो इस केस में मॉडुलस प्लस की तरह ओपन होगा। अगर मैं बात करता हूँ लेस देन 1 के लिए तो ये नेगेटिव की तरह ओपन होगा। तो फॉर x लेस देन 1 ये जो मॉड है ये नेगेटिव की तरह ब्रेक होगा। ठीक है, तो इस तरह से मॉड को ब्रेक करके भी उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये इसी तरह से ब्रेक हुआ है। देखो लेस देन 0 के लिए इसने ये शो किया, 0 के लिए इसने 1 शो किया, और ग्रेटर देन 0 के लिए x प्लस 1 शो किया। तो इस तरह से अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन या ब्रेक हुआ फंक्शन आता है तो हम लोग उसका पॉइंट्स के थ्रू, या फिर अगर किसी को डायरेक्ट बनाना था इस ग्राफ को तो उसको पता है -x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है।
नेगेटिव स्लोप का, और +1 किया है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, तो वो डायरेक्ट भी प्लॉट कर सकता है। -x का ग्राफ ये था, बट +1 करते ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ तो उसका ये पोर्शन आया। 0 पे इसने 1 दिया, और जो y = x+1 है ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है। तो y = x का ग्राफ ये होता है जो ओरिजिन से के थ्रू पास होता है। बट जैसे ही मैंने +1 किया तो ये भी 1 ऊपर शिफ्ट होगा, तो इसको मैच करूंगा। तो ये तीनों फंक्शन को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो सेम ही तो ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट्स के थ्रू किया है, ये मैंने डायरेक्ट किया है। अगर किसी को और कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वो इसके थ्रू भी जा सकता है। गॉट इट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, जैसे अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन की बात कर रहा है कि इस फंक्शन को मैं किस तरह से इस फंक्शन की डोमेन डिफाइन कर सकता हूँ। तो आओ इस फंक्शन को उठाते हैं। ये जो फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, देखिए इन दोनों के बीच में पॉजिटिव यूज हो रहा है, तो हम इन दोनों को सेपरेट ही मान लेते हैं कि दिस वन इज सेपरेट, दिस वन इज सेपरेट। लास्ट में जो डोमेन आएगी वो कंबाइंड आएगी इनकी, क्योंकि ऐसी वैल्यूज चाहिए ना, मैं सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसी वैल्यूज जो दोनों पूरे कंप्लीट फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले मैं इस फर्स्ट फंक्शन को पिक करता हूँ। तो जो 4 - x है, हमने कुछ केसेस पढ़े थे, अगर कोई भी फंक्शन रूट के अंदर आता है तो वो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। जब ये रूट के अंदर वाला फंक्शन ऑलवेज 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो मैंने इस फंक्शन को पिक किया और उसको >= 0 किया। तो यहाँ से x, कभी भी नेगेटिव इनइक्वालिटी का आंसर निकालते हो तो या तो तुम साइन का ध्यान रखा करो या फिर तुम इसको पहले पॉजिटिव भी बना लिया करो। तो ये हो जाएगा x - 4। जैसे ही मैं दोनों साइड नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा मेरा, चेंज, देन x > 4। तो इसने ये इंटरवल दिया कि 4 से छोटी, 4 या 4 से छोटी जो भी लेसर वैल्यूज है 4 से, वो सारा इसका आंसर है। इस वाले को पिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों के साथ में आ गए। ये जो फंक्शन दिख रहा है मुझे, ये रूट में तो है ही, बट साथ ही साथ ये डिनोमिनेटर में भी बैठा है। तो रूट वाले केस के लिए मैं क्या करता था, इफ fx अगर रूट में आ रहा है तो जो fx होना चाहिए वो होना चाहिए ऑलवेज > 0, बट साथ साथ में डिनोमिनेटर में भी है तो ये 0 नहीं हो सकता। तो अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से = का सिंबल हटा देता हूँ बस। दोनों केस हो गए ना कंबाइंड, कि अब ये 0 से ग्रेटर वैल्यूज तो शो करेगा बट ये 0 शो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये फंक्शन 0 हुआ, अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो ओवरऑल जो पूरा फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे। तो मैंने इसको पिक करके सिर्फ fx को > 0 किया। तो आओ x² - 1 को पिक करते हैं, सिर्फ ग्रेटर अगर 0 होगा। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x+1 एंड x - 1। कुछ लोग इस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी का आधा इंटरवल जो है उसको फिनिश कर देते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे। तो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक बनती है तो हमेशा उसको फैक्टराइज करना है, देन सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसका क्या इंटरवल मिलेगा, x+1 के लिए -1 पॉइंट है, ये 1 दे रहा है, दिस वन इज इन्फिनिटी एंड -∞। ये पार्ट पॉजिटिव होगा इसका। अगेन अगर मैं 1 के इधर बात करूँ तो ये नेगेटिव शो करेगा, एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये कौन सा पार्ट बोल रहा है, ये बोल रहा है x+1 एंड x - 1 पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट एक तो मुझे ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो इसने जो आंसर दिया वो दिया -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। देखो मैंने ओपन ब्रैकेट्स यूज किए हैं, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी में = है ही नहीं, उसको मैंने पहले ही रिमूव कर दिया, दैट्स व्हाई यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स आएंगे। अगर इन दोनों पार्ट्स का मैं कॉम्बिनेशन देखता हूँ, मैंने फाइनल नंबर लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट पॉइंट इज -1, सेकेंड पॉइंट इज 1, ये हमें 4 दे रहा था, इन्फिनिटी और -∞। अगर तुम चाहते हो कि किसी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं हो तो पहले से ही जो नेग्लेक्टेड पॉइंट है उन पे सर्कल ड्रॉ कर दिया करो। देखो -1 और 1 पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों ही पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, बट 4 पे = आ रहा है, मतलब 4 इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इस पूरे कंप्लीट डोमेन को निकालता हूँ यहाँ पे, तो मेरा फर्स्ट इंटरवल था -∞ to -1, सेकेंड इंटरवल जो था वो था 1 to ∞, और जो थर्ड था मेरे पास वो क्या था, वो था <4, मतलब इस साइड में। तो इसका कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है भाई, मुझे तो इनका कंबाइंड डोमेन चाहिए ना दोनों फंक्शंस का। तो अगर इनकी कॉमन पार्ट की बात करूं तो ये एक तो कॉमन पार्ट आ रहा है एंड दिस वन इज आल्सो कॉमन। तो जब ऐसे ही मैंने इन दोनों फंक्शन को कंबाइन किया, अब लास्ट जो इनकी कंबाइंड डोमेन होगी वो अपना फाइनल आंसर होगा फॉर दिस fx। तो क्या लिखूं मैं फाइनल आंसर फिर इसका, फाइनल आंसर आएगा -∞ to -1। तो अगर मैं बात करता हूँ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन तो वो होगा -∞ to -1। -∞ और इन्फिनिटी कभी इंक्लूडेड नहीं होते, तो उस पर हमेशा ही ओपन इंटरवल या फिर ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग। तो ये हो गया -∞ to -1, -1 इज नॉट इंक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट, यूनियन ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरवल्स कभी भी आए तो उनको ऐड करने के लिए हम लोग यूनियन यूज करते हैं। सेकेंड वन इज 1 to 4, तो ये हो गया 1 to 4। 1 पे अगेन अपने पास ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि 1 पे इंक्लूडेड नहीं है, और 4 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो ये इस फंक्शन की कंबाइंड डोमेन मिलेगी। क्लियर है, -∞ to -1 यूनियन 1 to 4। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें जो भी सेट ऑफ वैल्यूज आ रही है, जो भी वैल्यूज है वो सारी अगर मैं इस फंक्शन के अंदर पुट करता हूं तो ये फंक्शन कंप्लीटली डिफाइन होगा।
तो डोमेन का मीनिंग ही क्या है, फंक्शन को डिफाइन करना, तो मैंने कर दिया डिफाइन। ये सारी वैल्यूज जो है वो इस फंक्शन को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई इन द सेंस इसको डिफाइन कर सकती है। सेटिस्फाई तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ थोड़ी करना है, ये सारी वैल्यूज इसको डिफाइन कर सकती है। जैसे देखो 4 है, 4 इंक्लूडेड है, तो अगर मैं 4 यहाँ पे पुट करता हूँ तो 4 माइनस ऑफ 4 ये 0 बन रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ सकता है, दिस इज डिफाइन। इधर बात करता हूँ यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो ये भी तो रूट में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो ये भी डिफाइन है। तो ये सॉर्ट ऑफ वैल्यूज इसको डिफाइन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों पूछा हुआ है, तो मैंने बोला ना रेंज का कोई फिक्स फंडा हम क्रिएट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम रेंज हमेशा फिक्स फंडे के थ्रू ही निकालेंगे, हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी उस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं कि उसकी रेंज क्या आएगी। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 गिवन है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कौन सा केस बन रहा है, न्यूमरेटर पार्ट 0 हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, बट डिनोमिनेटर पार्ट नॉट इक्वल्स टू 0 ही होना चाहिए हमेशा, अगर इसकी डोमेन हमें डिफाइन करनी है। तो मैं x माइनस 3 को पिक करता हूँ और ये नॉट इक्वल्स टू 0 किया मैंने, तो मेरा आंसर आया x नॉट इक्वल्स टू 3। तो बस यही इस पार्ट की डोमेन हो जाएगी, इस फंक्शन की डोमेन यही है। इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ कि ऑल रियल नंबर, मतलब जितने भी वैल्यूज आ रही है नंबर लाइन पे वो सारी इसकी डोमेन का पार्ट है एक्सेप्ट 3, तो इसकी डोमेन को मैं लिख सकता हूँ r माइनस 3, तो ये मिलेगी मुझे इस फंक्शन की डोमेन। अब मैं बात करूँ अगर इसके रेंज की, तो रेंज निकालने के लिए मैं क्या किया जाए, एफ एक्स जो होता है वही y होता है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं न्यूमरेटर पार्ट के, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 एंड x प्लस 3 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये दोनों कैंसिल आउट ही हो गए, मेरे पास x प्लस 3 बचा फंक्शन। तो डोमेन ने हमसे क्या बोला, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन बता रहा है कि मैं फंक्शन में कभी 3 पुट नहीं कर सकता, तो अगर इस फंक्शन में मैं कभी 3 पुट नहीं कर पाऊंगा तो देखो 3 रखने पे बनेगा क्या 6, तो मुझे 6 कभी नहीं मिल सकता। y क्या है, रेंज क्या होती है, y को डिनोट करता है जो आउटपुट होते हैं, तो अगर इस फंक्शन में मैं कभी 3 पुट ही नहीं कर सकता तो मुझे 6 मिल नहीं सकता, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या हो सकती है, r वैल्यूज आ सकती है कुछ भी, बट क्या नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता इसमें। क्लियर है, तो देखो रेंज निकल गई ना डायरेक्ट, तो किसी किसी क्वेश्चन में निकल सकती है, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन में हम लोग y को डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं x को फॉर द डोमेन, ठीक है। अगर किसी फंक्शन में रेंज पूछी गई तो हम y को डिफाइन करके भी निकाल सकते हैं कि y जहां जहां डिफाइन है, जो जो वैल्यूज y दे सकता है वो सारा रेंज से बिलोंग करेगा। गॉट इट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉड्यूलस यूज हो रहा है, ये बोल रहा है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो इसको सबसे पहले अपने केस के अकॉर्डिंग हम लोग पिक करते हैं। मैंने देखा स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है फिर से ये, तो जैसे ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो मॉड एक्स माइनस एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट जैसे ही यहाँ पे मॉड्यूलस यूज हुआ तो मॉड्यूलस का काम है 2 पार्ट्स में ब्रेक होना। गॉट इट, अब मॉड्यूलस अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो फर्स्ट केस और सेकंड केस, 2 केसेस बनाता हूँ इसके। अगर x ग्रेटर देन शो करेगा ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, तो मॉड पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, तो x माइनस ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 0 0 से ग्रेटर नहीं है बट इक्वल तो है, तो ये वाली बात तो ट्रू है। जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो मॉड शो करेगा नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस एंड माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो माइनस ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन x विल बी लेस देन 0। ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, अगर कोई इनइक्वालिटी में नेगेटिव वैल्यू को शिफ्ट करना चाहे, कोई बोल रहा है -2 इधर चला गया, तो बिल्कुल गलत बात है। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव साइन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो नंबर 100% पॉजिटिव होता है। अभी फिलहाल ये नेगेटिव है तो मैंने दोनों साइड नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन की, दोनों साइड नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, उल्टा हो गया, फिर मैंने इस 2 को शिफ्ट कर दिया इधर, 0 पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो इसने ये इंटरवल दिया। तो ये बोल रहा है लेस देन 0, ये बोल रहा है ऑल वैल्यूज आर ट्रू, x ग्रेटर देन 0। तो जब मैं नंबर लाइन की बात करूंगा जो -∞ टू इन्फिनिटी है, इस पे सारी वैल्यूज आ गई। देखो यहाँ पे 0 है, ये बोल रहा है लेस देन 0 की सारी वैल्यूज, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0 ऑलवेज ट्रू, तो ये सारी वैल्यूज। r की बात करूँ तो भी वो पूरी नंबर लाइन है, तो पूरी नंबर लाइन ही इसका आंसर है, ये ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है। तो मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन के लिए, इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है इस फंक्शन की वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ -∞ टू इन्फिनिटी इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, आर, -∞ टू इन्फिनिटी इस फंक्शन के लिए डिफाइन है। कोई भी वैल्यूज यहाँ पे x की जगह पे आ सकती है और ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइन रहेगा, क्योंकि हमने देखा क्या रूट में था तो ये नेगेटिव नहीं बनना चाहिए,
तो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं बन पाएगा ये अगर मैं इनमें से कुछ भी पुट करता हूँ यहाँ पे। जीरो पे अगर कोई बोल रहा है इसके बीच में जीरो भी आ रहा है, तो अगर मैं जीरो को पिक करके यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर जीरो बनेगा, तो जीरो स्क्वायर रूट में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी अगर मैं बात करूँ डोमेन ऑफ फंक्शन, तो ये भी वही केस है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो सबसे पहले तुम इसको ऑब्जर्व करोगे, तुम क्या देखोगे, ना तो इसमें कोई स्क्वायर रूट बन रहा है, न ये पूरा फंक्शन किसी लॉग के अंदर है। इसमें एक ही केस लग रहा है बस, जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है। तो लॉग फंक्शन के लिए अगर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर नेगेटिव वैल्यूज दे, पॉजिटिव दे, एज वेल एज डिनोमिनेटर भी दे नेगेटिव पॉजिटिव, बट डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता ना। तो मैं डिनोमिनेटर को पिक करता हूँ फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स। अगर इस फंक्शन की डोमेन हमें निकालनी है, मैंने डिनोमिनेटर को पिक किया, जो एफ एक्स है सीधा डिनोमिनेटर पिक करते हैं इसका, 8x प्लस ऑफ 12 कर दो इसको नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है फैक्टर्स करने पड़ेंगे हमें। क्या फैक्टर्स होंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 12। मल्टीप्लीकेशन पे मुझे 12 मिलना चाहिए और एडिशन पे मुझे -8 मिलना चाहिए, तो ये हो गया माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2x एंड प्लस ऑफ 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वन इज x and x minus 6, second is -2 and x minus 6 is not equals to 0। तो ये बन रहा है कुछ इस तरह से, x minus 2 and x minus 6 is not equals to 0। तो x जो आ रहा है वो आ रहा है not equals to 2 and 6। इट मीन्स x जो है उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। कौन कौन सी, 2 और 6। जैसे मैं 2 यहाँ पे पुट करता हूँ ये 0 शो करेगा, 6 पुट करता हूँ ये 0 शो करेगा, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके डोमेन को मैं लिख कैसे सकता हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस 2 और 6 हटा देते हैं इसमें से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो मैं एक्सप्लेन किया था, कभी भी इंडिविजुअल वैल्यूज को हटाना हो तो वहां पे हम लोग सेट ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो ये इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। क्लियर है सबको? 2 और 6 इसमें नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। गॉट इट? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने सीधा सीधा हम डिनोमिनेटर को डिफाइन कर देंगे। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। डोमेन के लिए अगर रेंज पूछता तो रेंज के लिए मुझे यहाँ पे y को डिफाइन करना पड़ता, तो मुझे x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालनी पड़ती, उसके बाद में उसको डिफाइन कर सकता था। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी देखो सेम प्रॉब्लम है, बस वही क्या है, दो केसेस साथ में आ रहे हैं। जो डिनोमिनेटर आ रहा है मेरे पास, इस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो देखो स्क्वायर रूट में भी है, इसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर भी है ना। तो दोनों केसेस अगर मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने इस x स्क्वायर माइनस 4 को पिक किया, तो स्क्वायर रूट बोलेगा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एंड जो डिनोमिनेटर वाली बात है वो बोलेगा ये नॉट इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इन दोनों केसेस को कंबाइन करता हूँ तो फाइनल क्या बना मेरे पास, x स्क्वायर माइनस 4 इज ओनली ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकता है वो। तो कर देते हैं इसको डिफाइन। अब मैंने अभी बताया था क्वाड्रेटिक कभी भी आए तो ऐसा नहीं कि मैं 4 को इधर शिफ्ट करूँ, हमेशा इसके फैक्टर्स किया करो। x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। मैंने नंबर लाइन प्लॉट की, ये जो पॉइंट्स मैं रख रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स, ये क्या है, इन दोनों को 0 कौन बना रहा है, +2। x प्लस 2 में अगर मैं -2 रखता हूँ तो ये 0 हो रहा है, तो मैंने इसके लिए -2 रखा। ये 2 है, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, पूरी नंबर लाइन पे इन दोनों पॉइंट्स को पुट किया। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यूज देखूँ तो ये ऑलवेज पॉजिटिव शो कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहा है, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए मैं कौन सा इंटरवल पिक कर सकता हूँ, +1। पॉजिटिव शो कर रहा है ग्रेटर देन 0 को, नेगेटिव शो कर रहा है लेस देन 0 को, तो पॉजिटिव के लिए हम पिक करते हैं पॉजिटिव साइन। ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वाला एक इंटरवल ही है, एक इंटरवल ही है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -∞ टू -2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। दो इंटरवल्स को ऐड करने के लिए हम लोग यूनियन यूज करते हैं। इन पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज होगा, -∞ और इन्फिनिटी, क्योंकि ये कभी भी इंक्लूडेड नहीं होते ना। क्लोज ब्रैकेट हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी पॉइंट को इंक्लूड करना हो। नेक्स्ट, -2 और 2, इस पूरी इनइक्वालिटी में जिसको मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे =2 का साइन ही नहीं था, तो ये दोनों भी नॉट इंक्लूडेड ही रहेंगे। तो ये जो आ रहा है अपने पास फाइनल वैल्यू, ये इसका डोमेन है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि हम जो वैल्यूज निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, x की वैल्यूज है ना ये सारी। तो ये वैल्यूज जो है वो इस फंक्शन को डिफाइन कर सकती है, तो ये इसकी डोमेन बनेगी। इसमें से कुछ भी पुट करो यहाँ पे, देखो अगर 2 और -2 इंक्लूडेड हो जाता तो ये 0 बना देता ना, तो इसको हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी डोमेन की बात की गई है। अगर मैं बात करूँ इसके डोमेन की, 2x माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है,
तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पिक करूंगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करूंगा। यहाँ पे इक्वल्स टू क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या पहले मैं इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँ। अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरा साइन क्या होगा, चेंज। कोई भी क्वाड्रेटिक आए ऑलवेज हमें फैक्टराइजेशन की तरफ ही जाना है। तो अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये बना x माइनस 2। अब कुछ लोग समझते हैं ये जो x है ये कोई पॉइंट नहीं देगा, बिल्कुल देगा ना, ये 0 देगा। मैंने क्या बोला था, जितने भी ये पॉइंट्स बनते हैं हमें चेक करना है कि वो x कौन कौन सी वैल्यूज पे 0 है। तो जो सिर्फ x है वो ओनली 0 पे ही 0 हो रहा है, ये वाला 2 पे हो रहा है, वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस वन इज पॉजिटिव पार्ट, अगेन नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव। यहाँ पे लेस देन 0 यूज हो रहा है। जो लास्ट क्वेश्चन था इसका, यहाँ पे हमने देखा ग्रेटर देन 0 था तो मैंने पॉजिटिव एरिया पिक किया था, पॉजिटिव रीजन। अगर मैं बात करूँ -1 की तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए लेस देन 0 के लिए मैं नेगेटिव एरिया पिक करूंगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, 0 to 2। ब्रैकेट्स की बात की जाए, इनइक्वालिटी में देखो इक्वल्स टू यूज हो रहा है, ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, 0 to 2 क्लोज ब्रैकेट। ये सारी वैल्यूज इस फंक्शन को डिफाइन कर सकती है। गॉट इट। रेंज की भी हम बात कर लेते हैं, पहले हम लोग डोमेन का अपना फंडा क्लियर करें। ये फंक्शन का ही क्वेश्चन है। फंक्शन में कुछ लोगों को वैल्यूज रखने पे प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोजिटली मैं तुमसे पूछूं इफ f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर मुझसे पूछा जाए कि f1 प्लस बी क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, मैंने x को किससे रिप्लेस किया है, 1 प्लस बी से। तो इट मीन्स फंक्शन में जितने भी x आ रहे हैं उन सबको 1 प्लस बी से रिप्लेस कर दो। तो ये बन जाएगा कुछ 1 प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2। इसको एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे मुझसे पूछा जाता है f0, इट मीन्स मैं फंक्शन को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, x को रिप्लेस कर रहा हूँ 0 से, तो वो पूरे फंक्शन में रिप्लेस होगा। तो ये हो गया 0 स्क्वायर प्लस ऑफ 2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2। ऐसे क्वेश्चन सबने सॉल्व किए होंगे, बट अगर किसी को प्रॉब्लम थी वो पहले देख सकता है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है, ना डोमेन की बात की है ना रेंज की बात की है इसने। f(x) जो है वो दे रखा है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स। तो इसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फंक्शन की बेसिक प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि if f(x) इक्वल्स टू दिस फंक्शन तो f(2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा। इसका मतलब इसने x को किससे रिप्लेस किया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो इस फंक्शन के अंदर जितना भी पोर्शन है x का, वहां पे मैं x की सारी वैल्यूज की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दूंगा। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये हो गया log ऑफ 1 प्लस, जो पहला x आ रहा है यहाँ पे, इस x की जगह ये रिप्लेस करते हैं, ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे भी x आ रहा था तो यहाँ पे भी x की जगह मैं ये वैल्यू रिप्लेस करूँगा। तो ये हुआ 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो एलसीएम तो दोनों का सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आया 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, नीचे आ रहा है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। एलसीएम था वो कैंसिल हो गया। ये किसका होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना log ऑफ 1 प्लस एक्स, और नीचे वाला जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स। होल स्क्वायर कंबाइंड होल स्क्वायर बना देते हैं। लॉग में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग जो होता है वो 2 एलिमेंट से डिफाइन होता है ना, नंबर और बेस। तो ये लॉग का नंबर है, बेस इसका 10 या e होगा। तो लॉग के नंबर पे अगर कोई पावर आती है तो लॉग उसको आगे शिफ्ट करता है। तो फाइनल फंक्शन जो बनेगा वो कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे, ट्वाइस ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस ऑफ एक्स। ये अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये f(x) ही तो है। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 2 ऑफ f(x). इसको मैं 2 ऑफ f(x) लिख सकता हूँ। तो इस प्रॉब्लम के लिए f(2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो किसको शो करेगा, ट्वाइस ऑफ f(x) को शो करेगा। गॉट इट। तो इस तरह की फंक्शन की बेसिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती है कहीं पे। अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे पहले देख ले कि मैंने किस तरह से रिप्लेस किया है, उसके बाद इसको देखना कि मैंने x की जगह पे ये फंक्शन रिप्लेस, ये वैल्यू रिप्लेस की है, तो ये पूरे फंक्शन में जितने भी x है उन सब जगहों पे रिप्लेस होगी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। गॉट इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। इसमें भी डोमेन ही पूछी है फंक्शन की। अब कुछ डोमेन हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रिगो फंक्शन आ गया, तो ट्रिगो भी सबने पढ़ा है। जो sin x होता है वो 1 और -1 के बीच में रहता है हमेशा। अगर तुमने 10th में भी एक टेबल ऑब्जर्व की हो तुम्हारी, तो उसमें जो साइन था वो तो चलो 0 to 90 थी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती थी उसमें, बट वो भी -1 to 1 रह सकता है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज थी, 1 से ग्रेटर उसमें कभी नहीं गया होगा। तो साइन अगर किसी को नहीं पता तो वो याद रखे कि साइन जो होगा वो -1 to 1 के बीच की वैल्यूज दे सकता है।
सेम फॉर द कॉस, जो कॉस है वो भी क्या दे सकता है, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज दे सकता है। तो अगर इसकी रेंज निकालनी है तो ये वाले एलिमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। बट इस क्वेश्चन में तो हमें डोमेन पूछा है, तो डोमेन के लिए हम अपना फंडा यूज़ करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास एक फंक्शन मिल रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन है उसको पिक करना है और उसको क्या कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूँ cos x, जैसे ये 1 इधर शिफ्ट होता है तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब अभी हमने पढ़ा कि जो cos होता है वो 1 से ग्रेटर वैल्यूज तो कभी दे ही नहीं सकता, ऑलवेज लेस देन 1 है, इक्वल्स टू दे सकता है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँ, cos x जो होगा वो सिर्फ क्या दे पाएगा, 1 दे सकता है। cos 1 कब कब देता है भाई? ब्लर हो गया शायद वीडियो, वेट अ मिनट। क्लियर है विजन? शायद ब्लर हो गया था, आगे डिस्कस करते हैं इसको कंटिन्यू। मैं बोल रहा हूँ कॉस जो है वो हमें 1 कब कब वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। एक तो हमने देखो शुरू में ही पढ़ी है 0 पे, जो हम 10th की टेबल में पढ़ते थे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। 0 के अलावा cos 0 पे 1 दे सकता है, cos 2 पाई पे भी 1 देता है, cos 4 पाई पे भी 1 देता है, cos 6 पाई पे भी 1 देता है। सारे के सारे जितने भी इवन मल्टीपल से पाए गए उन सब पे cos क्या देता है, 1 प्रोवाइड करता है। और जितने भी ऑड मल्टीपल्स है लाइक पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, इन पे cos वैल्यू देता है -1, यहाँ देता है +1। बट फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है cos x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो cos x 1 कब कब देगा, जब वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होगा। अगर इनको कंबाइन करके मुझे किसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 2n पाई। देखो n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। नेगेटिव पे भी तो देखा, क्योंकि cos के अंदर अगर कभी नेगेटिव वैल्यू आती है तो cos क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। cos इवन फंक्शन है ना, ये हमने ट्रिगो में पढ़ा है, cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू cos x। cos नेगेटिव को हटा देता है, क्यों? क्योंकि cos जो है वो क्या है, इवन फंक्शन है। cos और sec ऐसे दो फंक्शन जो नेगेटिव को रिमूव कर देते हैं। तो जितनी भी वैल्यूज है 2n पाई के मल्टीपल वो सब पे देगा क्या, 1 प्रोवाइड करेगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या आ जाएगी, 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेसिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ये है कॉम्पोजिट फंक्शन का क्वेश्चन। fx हमें दे रखा है, इसने पूछा है f ऑफ fx। इसको कैसे शो करते हैं कॉम्पोजिट को? देखो जैसे मेरे पास fx आ रहा है, जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 1/1 - x। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। इसने लिखा है f, देन f एंड देन 1 मोर f। इस तरह से कुछ वैल्यूज मिल रही है इसकी। इसका मीनिंग हुआ कि जो फंक्शन है उसको फिर पहले फंक्शन में पुट करना है, अगेन जो कंप्लीट फंक्शन बनता है उसको फिर से उठा के f में पुट करना है हमें। ठीक है, तो फंक्शन को फंक्शन में रखने का मतलब जितनी भी x की वैल्यूज आ रही है उन सबको हम fx से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट? अगर मुझे x की जगह पे सारे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, पूरे फंक्शन को, तो किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे? अगर इस फंक्शन को मैं ऑब्जर्व करूँ तो इस फंक्शन में सिर्फ मुझे यही x मिल रहा है। देखो, तो इफ fx इक्वल्स टू दिस, तो पहले मैं यही निकालता हूँ, f ऑफ fx, मतलब इस पार्ट की वैल्यू पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो f ऑफ fx से मेरा मीनिंग क्या हुआ, पूरे फंक्शन को पिक करो और फंक्शन में रख दो जो fx गिवन है वहाँ पे। तो 1/1 माइनस, देखो एक ही x था तो इस x की जगह पे पूरा फंक्शन रिप्लेस कर दो, तो वो क्या बनेगा, 1/1 माइनस x। अगर और भी x होते तो वहाँ पे भी रिप्लेसमेंट होता, बट अभी फिलहाल एक x था तो इस x की जगह पे मैंने पूरा फंक्शन रिप्लेस किया। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। कुछ भी कॉम्बिनेशन दे सकता है, लाइक f ऑफ gx। अगर दो फंक्शन गिवन है तो मैं gx को f में पुट करूँगा, g ऑफ fx पूछा जाता है, इट मीन्स f को g में पुट करना है। f ऑफ fx पूछा जाता है, इट मीन्स f को f में ही पुट करना है। तो अभी हम यही शो कर रहे हैं, मैंने fx को उठा के वापस इसी फंक्शन में पुट किया। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये क्या वैल्यूज देगा, एलसीएम जो आएगा वो तो ऊपर शिफ्ट हो गया, 1 माइनस ऑफ x, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल बचा 1 माइनस ऑफ x अपॉन माइनस एक्स। अगर इस माइनस को मैं ऊपर एडजस्ट कर दूँ तो ये शो करेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये वैल्यू आई है अंदर वाले पार्ट की, किसकी, f ऑफ fx की वैल्यू। अगर आगे मैं बात करता हूँ f ऑफ fx के बाद इस फंक्शन में फिर से मुझे पुट करना है, इस पूरे फंक्शन को फिर से f में पुट करो। तो फंक्शन तो यही है जो गिवन है, तो कर दो। इस पूरे फंक्शन को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो फाइनल वैल्यू फिर क्या बनेगी, 1 अपॉन 1 माइनस, इस x की जगह पे ये आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ ब्रैकेट यूज़ करना है क्योंकि बार नेगेटिव है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट यहाँ भी गड़बड़ करते हैं, पूरा क्वेश्चन करेक्ट करेंगे बट लास्ट में एक नेगेटिव की वजह से गलत हो जाता है। इसका भी एलसीएम जो आएगा वो न्यूमरेटर पार्ट में शिफ्ट होगा, तो x ऊपर शिफ्ट हुआ, ये हो गया x। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करूंगा ये हो गया माइनस ऑफ x एंड प्लस ऑफ 1, ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये x दे रहा है मुझे।
तो मैं बोलूँगा एफ ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो सिर्फ क्या आ रही है, एक्स आ रही है। क्लियर है? इस तरह से हम कॉम्पोजिट फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये देखो दोनों रेंज की ही क्वेश्चन है, तो रेंज किस तरह से डिफाइन की जाती है? अगर मैं बात करूँ फॉर दिस फंक्शन, तो एफ एक्स को मैं वाई लिख सकता हूँ, ये फंक्शन कुछ इस तरह से शो कर रहा है, y इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर दूं, इसको ध्यान से सीखना, अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर दूं तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी, क्योंकि मैं x को डिफाइन कर रहा हूँ। बट मुझे इस क्वेश्चन में रेंज पूछी गई है, तो रेंज को डिफाइन करने के लिए मुझे y को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे वैल्यू निकालो तो सही। अभी ये फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं x इक्वल्स टू एफ वाई की फॉर्म में, मतलब x की वैल्यू y की फॉर्म में क्या आएगी वो निकाल लो, फिर उसको वैसे ही डिफाइन कर देंगे जैसे एज डोमेन डिफाइन करते थे। तो आओ पहले निकालते हैं क्या वैल्यूज आएगी। अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए तो ये हो गया 2y माइनस ऑफ वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है? शिफ्टिंग करो तो वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y माइनस ऑफ 3। फाइनल एक्स स्क्वायर जो आया वो आ गया 2y माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय y, देन x विल बी अंडर रूट ऑफ 2y माइनस 3/y। ये बन गया फंक्शन, हो गया ना। जो फंक्शन अपने पास y इक्वल्स टू एक्स में था वो फंक्शन अब x इक्वल्स टू y में दिख रहा है। तो जैसे मैं डोमेन को डिफाइन करता था वैसे सेम ही मैं रेंज को डिफाइन कर लूंगा। तो रेंज को कैसे डिफाइन करोगे, दिख रहा है ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, जैसे डोमेन डिफाइन करते थे सेम। पहले मैं x को डिफाइन करता था तो डोमेन प्रोवाइड करता था वो, अब मैं y के लिए डिफाइन कर रहा हूँ तो वो रेंज देगा। अगर कोई स्क्वायर रूट में आता है तो मैं क्या करता था, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आ रहा है उसको पिक करना है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देना है, खत्म बात। नेक्स्ट क्या इंटरवल बनाएगा ये, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ये वाला जो y है ये 0 पे ही 0 होगा, और ये जो 2y माइनस 3 है इसको 0 करके देख लो, अगर किसी को डायरेक्ट पता नहीं चलता तो ये y क्या दे देगा, 3/2। मतलब इसका जो पॉइंट है वो 3/2 है, तो वो मैंने यहाँ पुट किया, इन्फिनिटी एंड माइनस ऑफ इन्फिनिटी। ये वही पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट। अगर मैं ध्यान से देखो इसमें दो केसेस लगेंगे ना टोटल, एक तो स्क्वायर रूट के अंदर था उसको डिफाइन किया, साथ ही साथ ये y जो है ये डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ मॉड लिख देता हूँ, y जो है वो 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 0 पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो कि ये 0 इंक्लूडेड नहीं है। ग्रेटर देन 0 दिख रहा है मुझे, तो मुझे पॉजिटिव एरिया पिक करना है, पॉजिटिव रीजन ये है और ये है। तो फाइनल इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, -∞ टू 0 एंड 3/2 टू इन्फिनिटी। इन दोनों पे ओपन ब्रैकेट्स यूज होंगे, 0 नॉट इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मैंने मेंशन कर दिया, तो इस पर भी ओपन आएगा, बट 3/2 इंक्लूड हो सकता है। तो इसका जो फाइनल रेंज आएगा, आगे मैं y बिलोंग्स टू लिख दूंगा क्योंकि मैंने डिफाइन किसको किया है, y को डिफाइन किया है। तो इस क्वेश्चन की जो रेंज आएगी वो आएगी -∞ टू 0 एंड 3/2 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? पहले हम x को डिफाइन कर रहे थे, अब हमने y को डिफाइन कर दिया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट इसका, आओ इसको भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो मॉड्यूलस के क्वेश्चन रेंज के लिए तो वैसे भी बहुत ईजी होते हैं। अगर मैं बात करूँ उसके सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में जो fx मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या थी, 1 माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1 माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो किस तरह से सॉल्व किया जाए, अगर इस फंक्शन को मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो जो मॉड्यूलस होता है अपने पास, ये वाला जो पार्ट है, मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते हैं मॉड्यूलस की, क्या कि मॉड के अंदर कुछ भी पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। हाँ 0 दे सकता है नो डाउट। तो जो मॉड x माइनस 2 है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो हमें पहले से ही पता है। अब इस फंक्शन को इसमें क्रिएट कर देते हैं, ये डिमांड कर रहा है नेगेटिव ऑफ मॉड x माइनस 2 की। तो जैसे ही मैं इसमें नेगेटिव की मल्टीप्लाई करूंगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। +1 भी मांग रहा है ये, आओ इधर +1 और इधर +1 करते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया ना फंक्शन। तो ये बोल रहा है 1 माइनस मॉड x माइनस 2 जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए ऑलवेज। तो जैसे ही मैंने एक नंबर लाइन प्लॉट की, ये 1 है, ये -∞ है, इन्फिनिटी है, इधर बना रहा हूँ मैं। ये मैंने बनाया क्या, ये फंक्शन ही क्रिएट कर दिया, यही तो मेरा y है। देखो fx की जगह मैं y लिख सकता हूँ, तो y इक्वल्स टू दिस फंक्शन। यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं हो कि डिफाइन तो x हो रहा है, x नहीं हो रहा। ये जो पूरा फंक्शन है इसको मैं y लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, y इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ऐसे कन्वर्ट करो ना इसको। तो जो y है वो ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, -∞ टू 1 आ रहा है मेरा आंसर। क्या 1 इंक्लूडेड है, बिल्कुल है। इस पे हमेशा ओपन आएगा, तो y बिलोंग्स टू दिस, मतलब ये इस फंक्शन की रेंज होगी। क्लियर है सबको ये? तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, इसमें GIF आ रहा है, देखो ये भी तुम्हारे फंक्शन का पार्ट है, 11th में इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। GIF से मेरा मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। क्या होता है अगर मैं बात करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेट अ मिनट, हाँ क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग बॉक्स एक्स बोलते हैं या फिर GIF होता है ये। तो GIF का काम क्या है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू मैं इस तरह से रखता हूँ 2.3, तो ये क्या करता है आंसर में एक इंटीजर वैल्यू देता है, लाइक 2। मैंने रखा 3.4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू देगा 3। तुम नेगेटिव रखोगे, एक प्रीवियस इंटीजर देता है हमेशा, ये 2.3 पे 2 दे रहा है, 3.4 पे 3 देगा, तो -1/2 अगर मैं रखता हूँ तो इस पर क्या वैल्यू देगा ये देगा -2। क्यों, हमेशा प्रीवियस इंटीजर दे रहा है। देखो ये मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी है, सपोज 0 है, 1 2 3 4, दिस वन इज -1 -2 -3, तो 2.3 यहाँ आएगा ना। 2.3 जब मैंने रखा तो इसने 2 दिया प्रीवियस इंटीजर, 3.4 यहाँ आएगा, ये मैंने रखा 3 दिया, -1.2 जो होगा इधर जाता हूँ तो नेगेटिव वैल्यूज बढ़ती है ना, यहाँ हो गया -1.2, इस पर ये क्या देगा प्रीवियस इंटीजर, तो -2 दे देगा ये। तो ये GIF का काम है। एक इसी के साथ का और है, इसी का साथी, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात की जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट में अपने पास ये जो वैल्यूज प्रोवाइड करेगा ये कौन सी करेगा, ये सिर्फ हमें फ्रैक्शन की वैल्यूज मतलब पॉइंट्स की वैल्यूज दे सकता है। सपोजेटली अगर मैं बात करता हूँ 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये मैं वैल्यू देगा 0.3। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ 2.4 की, तो ये 0.4 देगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जो x होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ GIF एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट, तो x जो होगा वो बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, यहाँ पे पूछा है बॉक्स एक्स स्क्वायर -5 बॉक्स एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो बॉक्स एक्स है वो GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए अगर मैं बॉक्स एक्स स्क्वायर -5 बॉक्स एक्स एंड +6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे अगर मैं बॉक्स एक्स को पिक करके t पुट कर देता हूँ फॉर ए प्रॉपर क्वाड्रेटिक, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर -5t एंड +6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, ये हो गया t स्क्वायर, एडिशन पे मुझे मिलना चाहिए -5 -3t -2t एंड +6 इक्वल्स टू 0। t कॉमन, देन इट विल बी t -3, -2 कॉमन, t -3, तो t की दो वैल्यूज आई ना 2 एंड 3, बट ये जो वैल्यूज आई है ये मेरे पास t की वैल्यूज आई है, मुझे निकालनी है कि x किससे बिलोंग कर सकता है। तो आओ चलते हैं आगे, देखो ध्यान से। अगर t की दो वैल्यूज आ रही है 2 और 3, तो फर्स्ट में क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट में लिख सकता हूँ कि बॉक्स एक्स जो है आइदर वो 2 के इक्वल होगा या फिर जो बॉक्स एक्स है वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं बात करता हूँ देखो 2.1 से लेके 2.9999 तक, इन सब का जो बॉक्स होगा वो 2 ही तो देगा। 2 से 3 के बीच में जो मैंने नंबर लाइन प्लॉट की थी, 2 से 3 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो ये मुझे 2 प्रोवाइड करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो x है वो क्या मिल सकता है, यहाँ पे जो x की वैल्यू वो क्या मिल सकती है 2, 2 पे भी 2 ही देगा, और 3 तक जितनी भी वैल्यूज है उन सब पे क्या देगा 2 प्रोवाइड करेगा। और अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ पे अगर मैं कुछ पुट करता हूँ 3 अगर आ रहा है तो देखो 3 आ सकता है नो डाउट, 3 to 4 में ही ऑलवेज 3 प्रोवाइड करेगा मुझे बॉक्स एक्स। तो 3 to 4 में मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 3 यहाँ पे लिखा, 4 यहाँ पे लिखा, जैसे ही 4 इंक्लूडेड हुआ तो बॉक्स ऑफ 4 तो मुझे 4 ही मिल जाएगा, तो ये गड़बड़ है, तो 4 पे मुझे ओपन ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं बात करूँ आगे 3 जो है, क्या 3 पे दोनों सेम आ जाएंगे, 3 पे 3 देता है ना बॉक्स एक्स, तो 3 मेरा इंक्लूडेड हो सकता है। तो इसने हमें इंटरवल दिया 2 to 3, इसने हमें इंटरवल दिया 3 to 4। जैसे ही मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो जो बॉक्स है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो x है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज देगा, वो देगा 2 से लेके कंप्लीट 4 तक। क्लियर है। 2 से लेके 4 तक तुम किसी भी वैल्यू को बॉक्स निकाल लो, वो सारे क्या आएंगे, वो 2 और 3 मिल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकते। मैंने 3.9 लिया सपोजेटली, तो 3.9 का बॉक्स क्या होगा 3, तो बॉक्स x इक्वल्स टू 3 हो सकता है। अगर मैं आगे 4 जैसे ही मैंने इंक्लूड किया, तो 4 इंक्लूड करने पे बॉक्स ऑफ 4 4 होता है, तो इसको मुझे ओपन ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। क्लियर है सबको ये। तो बॉक्स एक्स के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं बोल सकता हूँ डी पार्ट इसका फाइनल आंसर है, 2 to 4। वेट अ मिनट,
ठीक है, डी पार्ट इसका फाइनल आंसर मिलेगा हमें। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थी जीआईएफ की, इसका ग्राफ भी आ सकता है बनाना। अगर किसी को इसके ग्राफ में डाउट है तो आओ इसका ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग पहले। कैसे बनता है जीआईएफ का ग्राफ? कुछ इस तरह से आ रहा है। तो जीआईएफ जो होता है वो क्या होगा, देखो ये अगर 0 पॉइंट है और ये 1 है, तो 0 से 1 में वो हमेशा क्या देगा, 0 ही देगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ सर्किल बना दिया। उसके बाद ये 2 है, तो 1 से 2 में क्या बनेगा, 1 से 2 में यहाँ सर्किल बना देता हूँ। 1 से 2 में ऑलवेज 1 वैल्यू देगा वो। आगे 2 to 3 में हमेशा क्या देगा, 2 देगा। इस तरह से नीचे भी बनता जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, -1 से 0 में कोई भी वैल्यू आए तो वो -1 देगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ -2 पे, तो -1 से -2 कोई भी वैल्यू, जैसे अभी हमने देखा था -1.2 जो था वो क्या मिला था, -2। तो यहाँ पे हमेशा -2 देगा वो। क्लियर है? तो इस तरह से ये ऊपर भी चलता जाएगा, ये नीचे भी चलता जाएगा। तो ये जीआईएफ ग्राफ है। इसको हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि स्टेप अप हो रहा है ना। इसको हम लोग लैडर फंक्शन भी बोलते हैं। एक लैडर की शेप दिख रही है हमें, तो ये लैडर फंक्शन भी है अपने पास। तो जीआईएफ की बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है, बट इतना इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट था। बाकी अपनी अगली जो वर्कशीट सॉल्व करेंगे हम, उसमें अगर जीआईएफ से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स होती है तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अपने पास ये तीनों फंक्शंस इंपॉर्टेंट है ना। एक तो अपने पास y जो है वो x की फॉर्म में रह सकता है, मतलब फंक्शन। नेक्स्ट अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो ये बन गया मॉड्यूलस ऑफ x, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट अगर मैं इस पर बॉक्स लगा दूं तो जीआईएफ बन गया, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा सिग्नम, तो इन सब की डोमेन और रेंज डिफाइन है, ये उसी में वर्क कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स दे सकते हैं। तो इन सारे फंक्शंस के लिए अपने पास जो जो डोमेन और रेंज है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, हाँ इस फंक्शन की रेंज पूछी अगेन। देखो क्या होगी इस फंक्शन की रेंज, f(x = 1/1 - cos 2x। अगर ये फंक्शन सीधा सीधा होता, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ, अगर मुझसे पूछा जाए इस तरह के कोई क्वेश्चन की रेंज ऑफ 2 - 3 cos x, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, बस ये इतना ही फंक्शन है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी रेंज पूछी जाए तो हम फंक्शन को पिक करते हैं, और फंक्शन को पिक करने के बाद उसको इस तरह के फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं जो भी इसमें ऑलरेडी डिफाइंड हो उसको। तो मैंने देखो cos को पिक किया, तो cos मेरे पास -1 to 1 हो सकता है। गॉट इट? उसके बाद ये बोल रहा है इसमें -3 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो गया 3 cos x, ये हो गया -3 एंड +3। उसके बाद ये बोल रहा है नेगेटिव भी होना चाहिए, तो ये हो गया -3 cos x। जैसे ही मैं नेगेटिव की मल्टीप्लाई करूंगा ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, बट साइन क्या हो जाएगा इसका, चेंज। ठीक है, किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, इसमें देखो +2 की डिमांड और कर रहा है। तो अगर इधर मैं +2 करता हूँ, इधर भी +2 और इधर भी +2, तो ये क्या बनाएगा, ये 5 हो गया, ये हो गया 2 - 3 cos x, और ये हो गया -1। तो मिल गई ना डायरेक्ट रेंज। अगर ये फंक्शन इससे ऑलवेज ग्रेटर है, इससे ऑलवेज लेसर है, तो रेंज क्या होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज होती है, तो मिल गई डायरेक्ट रेंज। बट इस क्वेश्चन में ये रिवर्स में है, देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा 0 पे। तो आओ इसको पहले सॉल्व करते हैं क्या क्या वैल्यूज बनाई गई। तो अगर मैं इस 1 - cos 2x में से सिर्फ cos x को पिक करता हूँ, तो ये मुझे देगा -1 to 1। क्लियर है? इसमें -2 की मल्टीप्लाई मांग रहा है, तो पहले मैं 2 cos x कर देता हूँ, ये हो गया मेरे पास 2, और दिस वन इज -2। इसको अगर मैं नेगेटिव करूँगा -2 cos x, तो ये क्या वैल्यूज देगा, -2 cos x जो है वो बन गया क्या, ये हो गया -2, ये हो गया +2। साइन क्या हो गया इसका, ऑपोजिट, चेंज हो गया। +1 की डिमांड कर रहा है, +1 एंड +1, तो ये बन गया 3। ये कितना हुआ, 1 - 2 cos x, और ये बन गया -1। तो अगर ये फंक्शन इतना ही होता तो आ गई इसकी रेंज, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। बट ये इसको अपॉन में और पूछ रहा है, इसने इसका रिवर्स दिया हुआ है। तो जैसे इसने इसका रिवर्स दिया, अब हम इसको डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर सकते, हमें इसको 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक किया जाए भाई 0 पे, आओ करते हैं ब्रेक। अगर मुझे इसको 0 पे ब्रेक करना है तो पहले मैं इस पार्ट को पिक कर लेता हूँ, या इस पार्ट को पिक कर लो, किसी को भी करो। जो 1 - 2 cos x है, ये ऑलवेज ग्रेटर किससे है, -1 से। तो मैंने 0 पे ब्रेक किया, तो मैं ले लेता हूँ इसको 0 माइनस से, ये छोटा होगा हमेशा। -1 से 0 किया, देन मैं 0 से 3 करूँगा। अगर इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो ये हो गया देखो 1/, क्लियर है। जैसे ही मैं इसको उल्टा करूँगा
उल्टा करने पे 0 अपॉन माइनस है, 1/0 क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ये तो -1 ही रहेगा। दो केसेस में इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स होते हैं, एक तो हम जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तब, और एक हम जब इनइक्वालिटी को रिवर्स करते हैं, तो ये भी चेंज हो गया। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट मेरा ये आया -∞ to 1। जैसे ही मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ये दे रहा था 1 - 2 cos x जो है वो लेस देन है किससे, 3 से, तो इसको मैंने 0 पे ब्रेक किया था, तो ये 0 से छोटा था, तो ये 0 प्लस से ऑलवेज ग्रेटर हो जाएगा। इसको रिवर्स करते हैं, तो 1 - 2 cos x ऑलवेज छोटा, 0 प्लस है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और ये आ गया 1/3। तो इसने हमें जो वैल्यू प्रोवाइड की वो की क्या, 1/3 से इन्फिनिटी। तो जैसे मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूं मैं, जो फंक्शन गिवन है उसकी फाइनल रेंज क्या हो जाएगी, -∞ से लेके -1 तक है, ये इस पे क्लोज है, इस पे ओपन है, यूनियन इसको मैं अगर देखूं तो ये 1/3 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो इस पे भी क्लोज है और इस पे ओपन है, तो ये इस फंक्शन की फाइनल रेंज आ जाएगी, -∞ to -1 यूनियन 1/3 थ्रू इन्फिनिटी। क्लियर है। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन रिवर्स में हो, मतलब डिनोमिनेटर में हो, तो उसको डायरेक्ट हम रिवर्स नहीं करेंगे, उसको हमेशा 0 पे ब्रेक कर लेना, 0 पॉजिटिव एंड 0 नेगेटिव। तो इसका फाइनल आंसर कौन सा आ जाएगा, सी पोर्शन अपना फाइनल आंसर है इसका। क्लियर है। तो ये जो पोर्शन आज हमने डिस्कस किया, ये पूरा फंक्शन के डोमेन और रेंज से रिलेटेड था, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी जो बेसिक फंक्शंस, जो भी बेसिक फंक्शंस बनते हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी थी कि हम फंक्शन की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में हम डिस्कस करते हैं ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन कि ट्रिगो के फॉर्मूलाज हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रिगो में जो ASTC रूल है, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूलाज है, वो सारे हम डिस्कस करते हैं। वही डिग्रीज टू रेडियन है, ठीक है। cos 2x के जो फॉर्मूलाज है उनको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो हम अपनी अगली वर्कशीट में डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, थैंक यू।